नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। इस समय पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इससे बचने के लिए आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। घर से निकलिए तो मास्क लगा के निकलिए और थोड़ी थोड़ी देर पर अपने हाथों को साबुन लगा के धुलते रहिए, ठीक है। अब हम लोग पिछले वीडियो में आपको मैंने आपको पढ़ाया था विकास के सिद्धांत, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि विकास के 12 सिद्धांत हैं जिसको हम 3 पार्ट में ख़त्म करेंगे, ठीक है। मैंने 4 पॉइंट्स बता दिए थे आपको। आगे का शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार उसका रिवीजन करवा देती हूँ कि इससे पहले मैंने क्या बताया था आपको, ठीक है। पहला सिद्धांत क्या है? निरंतरता का सिद्धांत। क्या है? निरंतरता का सिद्धांत। उसमें क्या था? निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है? एक न रुकने वाली प्रक्रिया, एक न रुकने वाली प्रक्रिया। दूसरा क्या था? समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान में क्या है? जो जैसा होगा उसी के समान उसके बच्चे होंगे। उसके बाद तीसरा था विकास क्रम की एकरूपता, ठीक। एकरूपता का सिद्धांत क्या कि विकास के क्रम में हमें एकरूपता देखने को मिलती है, भले गति किसी की तेज होती है, किसी की धीमी होती है। और चौथा सिद्धांत था कि वृद्धि और विकास की गति समान नहीं होती है। तो हमें पता है कि वृद्धि जो है होती है, फिर रुक जाती है, फिर होती है, रुक जाती है, और विकास जो है निरंतर चलती रहती है, ठीक। ये हो गया रिवीजन। अब हम लोग आगे का कंटिन्यू करते हैं चौथे सिद्धांत से, पांचवें सिद्धांत से। पांचवा सिद्धांत क्या है? पांचवा सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, ठीक। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत मतलब क्या है कि बच्चा कोई भी चीज है, बच्चे के अंदर जो विकास होता है या कुछ भी सीखता है तो पहले सामान्य विकास होता है, उसके बाद सामान्य से वो विशिष्ट की तरफ जाता है, ठीक है। जैसे देखिए हरलाग मनोवैज्ञानिक हैं, हरलाग, उनके अनुसार क्या है कि विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रिया विशिष्ट बनाने से पूर्व समान प्रकार की होती हैं। मतलब कि बालक की जितनी भी अवस्थाएं हैं उसमें बालक की जो भी प्रक्रिया होती है विशिष्ट बनाने से पूर्व वो पहले सामान्य होती हैं, पहले सारी प्रक्रियाएं सामान्य होती हैं, उसके बाद से वो विशिष्ट होती हैं। इसको एग्जाम्पल से समझिए आप लोग कि बालक जब छोटा होता है तो वो कोई भी सामान उठाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, हाथ को मारता है तो वो सामान इधर उधर गिर जाता है, सामान को बिखेर देता है, ठीक है। ये सामान्य प्रक्रिया है। उसके बाद विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा वो सामान को उठा लेता है। जब वो अपने हाथ को अच्छी तरह से हिलाना, उंगलियों को हिलाना सीख जाता है तो वो सामान को उठा लेता है, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल को इस प्रकार से देखिए कि कोई भी बच्चा जब छोटा होता है तो वो रोने के लिए अपने हाथ पैर पूरे शरीर को इसका इस्तेमाल करता है। पूरे शरीर का इस्तेमाल मतलब पूरे शरीर में ऐंठन करने लगता है, जोर जोर से चिल्लाता है, हाथ पैर मारता है। उसके बाद से यही सामान्य से जब विशिष्ट की तरफ जाता है बालक का विकास, तो वो रोने के लिए अपने आँख और अपने वाक यंत्र मतलब आवाज़ का इस्तेमाल करता है, ठीक है। इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं आप लोग कि पहले बालक जो है किसी व्यक्ति के नाम को सीखता है, ठीक। किसी व्यक्ति के नाम को सीखता है, उसके बाद से वस्तु को नाम के सीखता है, वस्तु के नाम को सीखता है, उसके बाद स्थान के नाम को सीखता है। ये क्या है? ये सामान्य विकास है। सामान्य से जब विशिष्ट की तरफ जाता है बच्चा, तब वो जानता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। क्या सीखता है बच्चा? कि किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। अब अगला सिद्धांत क्या है? अगला सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत का मतलब क्या है कि विकास की जितने भी आयाम हैं या जितनी भी अवस्थाएं हैं या जितने भी पहलू हैं, जैसे सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक, ये सब जो भी जिसको हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, इसका डिटेल आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे विकास के जो पहलू हैं ये सब परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर किसी भी एक पहलू में कमी होती है या वृद्धि होती है तो वो दूसरे पहलू को पूर्णतः प्रभावित करने की क्षमता रखता है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझिए कि किसी भी बच्चे की अगर वृद्धि आवश्यकता से अधिक होती है तो उस बच्चे का जो है शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास भी है में उसको वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक है। या तो आप इस तरह से समझिए इसको कि कोई भी बच्चा है, ठीक है, अगर वो मानसिक रूप से
कमजोर है, उसका मानसिक विकास पूरी तरह से नहीं हुआ है, ठीक, तो वो बच्चा जो है शारीरिक उस बच्चे का सामाजिक और भाषाई विकास में भी दिक्कत होगी, क्योंकि वो मानसिक रूप से कमजोर है तो उसको अपने बातों को दूसरे के सामने रखने में दिक्कत होगी और फिर समाज से तालमेल करने में उस बच्चे को दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसलिए एक पहलू जो है दूसरे पहलू पर परस्पर संबंधित है, एक पहलू दूसरे पहलू को प्रभावित करती है, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, जो अभी हमने बताया कि विकास के सभी आयाम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक एक दूसरे से परस्पर संबंधित रखते हैं, ठीक है, संबंध रखते हैं। अब देखिए, एक क्षेत्र की कमी दूसरे क्षेत्र की प्रगति में बाधक होता है। एक क्षेत्र की कमी क्या, अगर बच्चे का मानसिक विकास में कमी है तो दूसरे क्षेत्र की प्रगति, उसके मानसिक विकास में कमी है तो दूसरे क्षेत्र का प्रगति, जैसे सामाजिक क्षेत्र है या धार्मिक है या भाषाइक है, उसके विकास में, उसकी प्रगति में उसको बाधा उत्पन्न करती है, ठीक है। इसी कारण से एक क्षेत्र की कमी दूसरे क्षेत्र की प्रगति में बाधा उत्पन्न करती है। इसी के कारण शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पिछड़े रह जाते हैं। जो बच्चे शारीरिक दृष्टि से पिछड़े रहते हैं वो बच्चे जो है संवेगात्मक विकास, सामाजिक और बौद्धिक विकास में भी उतने ही पिछड़े रह जाते हैं, क्योंकि ये सारे जो है पहलू एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। ये हो गया आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत, ठीक। अब तीसरा आते हैं हम लोग एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या है? एकीकरण के सिद्धांत, विकास के सारे सिद्धांत जो है, विकास के सिद्धांत एकीकरण पर निर्भर करते हैं, ठीक। एकीकरण के सिद्धांत के अनुसार क्या है कि बालक पहले अपने संपूर्ण अंग को, फिर अंग के भागों को, उसके बाद से दोनों को मिलाकर चलाना सीखता है, ठीक है। ये है आपका एकीकरण। पहले संपूर्ण अंग को, फिर अंग के भागों को, फिर संपूर्ण अंग और भागों को मिलाकर एकीकरण करता है। एग्जाम्पल में समझिए कि पहले बच्चा जो है अपने हाथ को हिलाता है, ऐसे ऐसे हाथ का मूवमेंट करता है, ठीक। उसके बाद वो उंगलियों का मूवमेंट करता है, ठीक है। उसके बाद जो है हाथ का मूवमेंट और उंगलियों का मूवमेंट मिलाकर उन दोनों का एकीकरण करके वो एक साथ हाथ और उंगलियों का मूवमेंट करता है। जैसे हमने इसके पहले उसमें बताया कि सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांत में हमने बताया कि बच्चा कोई सामान को उठाने के लिए जब हाथ बढ़ाता है तो सामान को गिराता है तो उसका सामान्य विकास होता है, वो उंगलियों का मूवमेंट नहीं करता है। जब सामान्य से विशिष्ट की तरफ उंगलियों का मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ता है तो सामान्य और से विशिष्ट की तरफ जाके जब दोनों का एकीकरण करता है तो हाथ का मूवमेंट और उंगलियों का मूवमेंट मिला के वो सामान को इजी उठा देता है, ठीक है। तो ये है आपका एकीकरण का सिद्धांत, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, ठीक है। तो क्या विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है? तो हाँ, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, ठीक है। कैसे की जा सकती है? इसको इस तरह से समझिए कि कोई भी बच्चा है जब छोटा है, खेलता है, खेलते खेलते अपने खिलौनों को तोड़ देता है, फिर उसको उसी प्रकार हूबहू जोड़ देता है, उसको सही कर देता है, या कोई भी टूटा फूटा खिलौना है उसको बना देता है, नए सिरे से बना देता है, या उसमें नया इनोवेशन कर देता है। घर की कोई पुरानी चीज़ें हैं उसको नए तरीके से बना के इनोवेट कर देता है, तो घर के सदस्य, परिवार वाले जो है अनुमान लगाते हैं या उसकी भविष्यवाणी करते हैं कि इस बच्चे का दिमाग बहुत तेज़ है, ये मतलब इसकी सोचने की क्षमता बहुत तेज़ है, तो ये आगे जाके या तो साइंटिस्ट बन सकता है, या तो इंजीनियर बन सकता है, या तो डॉक्टर बन सकता है। इसलिए बच्चे की मानसिक विकास या मानसिक स्थिति को देखते हुए हम लोग उसके विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं। देखिए, एक बालक की अपनी बुद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर किसी भी बच्चे की उसकी जो बुद्धि होती है और उसके विकास की गति, कितनी तेजी से उसकी बुद्धि चल रही है, विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और संकल्प के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है कि इससे उसकी जैसे किस प्रकार से बालक का मानसिक विकास है उसको हम लोग देखकर ये आगे उसके भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वो किस दिशा में आगे जाएगा, किस क्षेत्र में आगे जाएगा। एक एग्जाम्पल और समझिए कि किसी भी बच्चे का कलाई का एक्स किरणों द्वारा जो फोटो लिया जाता है, मतलब जिसको हम लोग एक्सरे कहते हैं, कलाई का एक्सरे के चित्र से हम ये बता सकते हैं कि बच्चे का शारीरिक विकास किस प्रकार से होगा, ठीक है। ये है आपका विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। अब आइए हम इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, ठीक है।
देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी पिछड़े रह जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इसके ऊपर पढ़ाया, आपको परस्पर संबंध का सिद्धांत में पढ़ाया कि कोई भी बालक जो है वो किसी एक पहलू में अगर पिछड़ा रह जाता है तो बाकी पहलुओं में पिछड़े रह जाते हैं। तो वही क्वेश्चन है आपका, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में पिछड़े रह जाते हैं। तो इसका आंसर होगा परस्पर संबंध का सिद्धांत। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। तो अभी हमने आपको यही चीज परस्पर संबंध के सिद्धांत में बताया कि किसी भी बच्चे की अगर औसत से अधिक वृद्धि होती है तो वो बच्चा जो है शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक दृष्टि में काफी आगे बढ़े हुए पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा परस्पर संबंध का सिद्धांत। अब देखिए, कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर दोनों हाथ को एक साथ हिलाता है। तो हमने अभी बताया ऊपर एकीकरण का सिद्धांत कि बालक पहले हाथ को, फिर हाथ की उंगलियों को, फिर दोनों को एक साथ मिला के हिलाता है। इसे हम कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए हरलाख ने विकास के सिद्धांत के बारे में क्या कहा। ये है हरलाख जो मनोवैज्ञानिक है, ये विकास के सिद्धांत के बारे में क्या कहा। तो ये इसका आंसर यही होगा कि विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनाने से पूरे समान प्रकार की होती हैं। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है कि सामान्य से विशिष्ट के लिए हरलाख का कथन क्या है। तो आपको ये चीजें याद करके लिखनी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विकास एवं वृद्धि की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है। विकास एवं वृद्धि की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें देखिए एक ऑप्शन भी दे सकता है और कई ऑप्शन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक ऑप्शन दे रहा है परस्पर संबंध का सिद्धांत तो ये लिख दीजिएगा। अगर कई ऑप्शन है तो उसमें ये भी सही होगा कि विकास की दिशा, परस्पर संबंध और व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है, अगर ये तीनों ऑप्शन है तो ये तीनों सही है। अगर तीनों में से सिर्फ एक है तो इसका आंसर होगा परस्पर संबंध। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए कि व्यक्ति की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। व्यक्ति की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है तो इसका आंसर हो जाएगा भोजन, व्यायाम और ग्रंथियों की क्रियाशीलता। ठीक है, तो ये जो है आपकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आज आपको 8 सिद्धांत के बारे में बताएं और अगले 4 सिद्धांत को हम अगले वीडियो में बताएंगे। बाकी का हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे कि नया भी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।